चलिए आरंभ किया जाए। लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। और भाइयों बहनों, जिस प्रकार का माहौल बिहार में बना है, में मीडिया वाले बैठते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, मैं बताया नहीं इनको मगर आज बता ही देता हूं कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अमित शाह जी इतना कॉन्फिडेंस में बोल गए कि एनडीए सबसे बड़े बहुमत के साथ, और मान लीजिए आ भी गया, इनको 170 सीटें मान लीजिए आ गई, जैसा हरियाणा में हुआ या महाराष्ट्र में हुआ, तो राहुल गांधी तो फिर भाई बंगाल चुनाव से पहले वो बोलेंगे ही कि ये वोट चोरी है। भाई कोई कैसे इतना कॉन्फिडेंस में बोल सकता है। इनफैक्ट अब ये मैं बोल रहा हूँ तो कांग्रेस के मित्र जो मुझे देखते हैं उन्हें जो है ये क्लिप काट करके और कल ही राहुल गांधी से ट्वीट करवा देना चाहिए, या कांग्रेस वाले ट्वीट कर दें, अन्य तो एक खलिहर हैंडल इनका कांग्रेस केरला वाला है, वो तो कुछ भी ट्वीट करता है कि देखो ये पहले से बता रहा है कि अभी तक से सबसे प्रचंड जो है वो आने वाला है। कैसे बता पा रहा है कि नहीं? ये यही तो गेम है। कैसे पता है इनको कि भाई इतना जो है सीट आ जाएगी। राहुल गांधी जी को तत्क्षण वो हाइड्रोजन बम में उनका जो चला नहीं, तो हाइड्रोजन बम में वो सुतली उतली जो बांध रहे होंगे तो वो छोड़ करके इसको पकड़िए, ये जो है मदर ऑफ ऑल बम या फादर ऑफ ऑल बम्स टाइप का, ये ले जा कर के भाई इसको अब आगे जो है आपको बढ़ाना चाहिए। और बाकी हाँ कि बात जंगल राज की नहीं है, बात जंगल राज के विचारधारा की है कि आज न कल ये जब आएंगे, क्योंकि वो झलक हमने देखी हुई, हमने 2015 से 17 में वो झलक देखी है कि भाई डीएनए जो है उसी व्यक्ति का है। तो ये चाह करके भी जो नई छवि ये गढ़ना चाह रहे हैं, इनसे होगा नहीं, क्योंकि इनका काडर लगातार उस बात की प्रतीक्षा में है कि हमको कब अवसर मिले। कल मैंने आपको वीडियो दिखाया था, वो बोल रहा था राजर समर्थक कि अरे एक बार आने तो दो, फिर हम इन जो निचली जातियों को हम दिखाएंगे। ये क्यों बोला जाता है? इसका यही कारण है कि वो उस सोच से वो बदला लेने के लिए बैठे हुए हैं। 20 साल से वो प्रतीक्षारत हैं कि कब हमारी सरकार आएगी। और डिस्पाइट द फैक्ट कि एनडीए ने उस पेस से डेवलपमेंट नहीं किया जो अपेक्षित था, लगातार इनको भाजपा समर्थकों ने इनको वोट दिया, 15 वर्ष इन्होंने शासन किया है, परंतु क्या 15 वर्ष में जितना होना चाहिए था हुआ था? नहीं। परंतु फिर भी हम राजद या कांग्रेस को वी कैन नॉट ट्रस्ट देम, वी कैन ट्रस्ट देम टू मेक आवर लाइफ्स हेल। बिहार को बर्बाद करने के लिए हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, परंतु बिहार के विकास के लिए ना, असंभव। विकास टाइप का है नहीं ना उनके पास कोई विजन। उनका विजन यही है, मेरे टी शर्ट से 5 पॉइंटर निकल रहे, ये विजन है। हम बुलेट पे युवा चल दिए, ये विजन है उनका। सड़क विजन में नहीं आता, हॉस्पिटल विजन में, खाली कहते हैं कि अरे सबको नौकरी दे देंगे, तो ये विजन लेके ये लोग चल रहे हैं। आप सभी लोग अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने जनता दल की अभी आरजेडी की अभी सूची देखी है, वो सूची में साहबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है।
मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो अंतिम इनका था कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना पड़ेगा, तो ये क्या हुआ था कि पीछे इन्होंने मतलब कॉन्क्लेव था आज तक वालों का, तो उसमें उन्होंने बोला कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो उन्होंने बोला कि भाई जो विधायकों का दल जो है वो चुनेगा वही बनेगा। तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा था कि अमित शाह ने बोल दिया कि नीतीश का तो पत्ता कट गया। परंतु जैसा मैं पहले भी बोल रहा हूँ और अब भी बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे इस चुनाव के, इसमें कोई दोमत नहीं है। परंतु नीतीश कुमार मुख्यमंत्री संभवतः नहीं बनेंगे, क्योंकि एक तो पिछले ही चुनाव में उन्होंने बोल दिया था कि हो गया मेरा, और ये अंतिम है, देख लीजिए आप लोग, और आयु है, स्वास्थ्य है, वो सारा कुछ है, तो इस कारण से संभावना नहीं। तो जो भी ये अटकलें लगा रहे हैं कि हटा दिया, इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो उस तरह का कुछ है नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर जो परिवार है, लगभग 3.25 करोड़ परिवार है बिहार के कास्ट सेंसस सर्वे के मुताबिक, वो एक सरकारी नौकरी देंगे। ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है या नहीं है उनका ये वादा? अगर साच अर्थ में वो दे पाते तो जरूर चैलेंज होता, मगर अच्छा किया आपने पूछ लिया। मैं बिहार की जनता को बताना चाहता हूं, बिहार के अंदर 2.8 करोड़ परिवार है और लगभग 20 लाख लोगों को नौकरी मिला हुआ है सरकारी। तो 2.6 करोड़ 2 करोड़ 60 लाख परिवार बाकी रह गए हैं। अब तेजस्वी जी ने वादा किया है कि 2.6 करोड़ परिवार को वो सरकारी पक्का नौकरी देंगे। अब डी और सी ग्रेड की नौकरी भी देनी है तो एवरेज तनख्वाह 39,000 आता है, 39,000। तो 2.6 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 39,000 लगभग 12 लाख करोड़ रुपया होता है। और बिहार का बजट 3.17 लाख से, अरे बिहार का बजट है 3 करोड़ के 3 लाख करोड़, 3.25 करोड़ के आसपास। अब तेजस्वी जी को जरूर ये करना चाहिए, उनको सत्ता मिले तो दे देना चाहिए, मगर ये 12 लाख करोड़ कहां से लाएंगे वो बिहार की जनता को समझा देना चाहिए। वो मानते हैं कि वो बोलेंगे और बिहार की जनता मान जाएगी। अब उन्होंने हमारी मुसीबत कर दी है। सब लोग हमें पूछते हैं कि तेजस्वी 12 लाख करोड़ कहां से लाएगा, हमें पूछ रहे। मैंने कहा भाई लालू जी को पूछो, तेजस्वी को तो पूछने का कोई मतलब नहीं है, लालू जी शायद बता पाए। ये बिल्कुल बेबुनियाद वादा है जो कभी पूरा नहीं होना है। वोट लेने के लिए बिहार की जनता के सामने बोला गया सफेद झूठ है। अब यहाँ पे जो इन्होंने बोला, चलो अब बोल रहे हैं कि सी और डी में भी देंगे तो 39,000, मैं 39 भी नहीं रखता, मैं 30,000 रख रहा हूँ। 2.6 करोड़ है, उसका 78,000 करोड़ जो है पर मंथ सैलरी का आता है। वार्षिक जो है वो 9,36,000 करोड़ हो जाएगा और बजट जो है 3.17 है, तो लगभग बजट का 3 गुना उन्होंने बताया है। अब चलिए इस औसत सैलरी को यदि हम 30,000 की जगह 10,000 कर देते हैं, मतलब बटा 3 कर देंगे, तो भी टोटल बजट जो है उससे कुछ हजार करोड़ अधिक ही केवल सैलरी का बिल जो है सरकार का आएगा। 5,000 कर देंगे, 5,000 में तो वैसे सरकारी नौकरी नहीं होती, मतलब 10,000 जो है बेयर मिनिमम, मैंने बोला कि मिनिमम वेज जो होता है 700, 800, 900 रुपया टाइप का, अलग अलग जगहों पे कहीं 500 भी है, उस हिसाब से भी देखा जाए तो भी मिनिमम वेज के हिसाब से भी 10,000 जो है वो आधा है। पर ठीक है कि आदमी कभी गया नहीं कहीं पे, पढ़ने के लिए नहीं गया, चरवाहा विद्यालय में पढ़ा है, उसको लग रहा है बोल देना चाहिए।
और देखिए कि कितनी अच्छी बात है कि इसमें कन्हैया कुमार ने एक बहुत ज्ञान की बात जो है इसी पे कही है, उसको भी सुन लेते हैं फिर जो है साथ साथ में। ये बार उन्होंने हर परिवार में सरकारी नौकरी की बात करती है। आपको लगता है कि आपकी सरकार आएगी तो आप हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे पाएंगे? देखिए, उन्होंने कही है, उसका पूरा मसौदा और डिटेल तो वही बताएंगे, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि बिहार की अर्थव्यवस्था में बिहार के हर परिवार की भागीदारी, इसको मैं इस रूप से देखता हूँ। अब जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनकी तो एक भागीदारी है, जिनके परिवार से कोई नौकरी नहीं कर रहा है उसकी भागीदारी आर्थिक क्रियाकलापों में कैसे सुनिश्चित? सरकारी नौकरी, हाँ, मतलब सरकार के प्रयास से कोई चीज अगर होगा तो वो सरकारी ही है, ठीक है ना। अब हम कहते हैं सरकारी बस, नहीं सरकारी नौकरी तो फिर स्टार्टअप भी को भी आप उसमें ऐड कर लेंगे, जो भी सरकार के प्रयास से करना ही, रोजगार निकलेगा करना ही होगा, चाहिए, लेकिन उनका करना ही कहना चाहिए। तो सरकार करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। मतलब सरकार के अंतर्गत जो हो रहा है सरकार के प्रयासों, तो यहाँ पे यही होता है कि एक अनपढ़ है, एक जेएनयू तक पढ़ा है, दोनों बिहार के हैं। अब वही है कि अनहरा गुरु बतहा चेला, मांगा गुड़ दे दिया ढेला, यही है। राम मिलाए जोड़ी, एक सिल्ला एक लोढ़ी, सिलवट और जो उसको पीसते हैं वो जो है बट्टा। वो जेएनयू गया और वहां पे अब ये बोल रहा है कि यार सरकारी मतलब यार वो थोड़े है, अब जस्टिफिकेशन कैसे देगा? बिहार में टोटल जॉब ही 20 लाख है। मान लीजिए कि आप बोल दें कि नहीं अंडर स्टाफ्ड है, 40 कर दोगे, दोगुना कर दोगे। यदि अंडर स्टाफ्ड होता तो फंक्शन कैसे कर रही है सरकार? 40 कर दोगे, लेकिन बाकी सरकारी कहाँ? तो बोलेगा जितने जॉब्स हैं आज से हम सबको सरकारी कर देंगे। जैसे होता है ना कि पॉवर्टी एलिविएशन के लिए यदि आप निर्धनता उन्मूलन करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। एक है नरेंद्र मोदी वाला तरीका कि भाई उसके जीवन को, उसके जो छोटे छोटे समस्याएं हैं उसके जीवन में, घर नहीं है घर दे दो, भोजन का नहीं है भोजन दे दो, मुद्रा लोन दे दो यदि वो कुछ करना चाहता है, ऐसे करके आप उसको इनेबल करते हैं ताकि वो जो भी एक गरीबी रेखा है कि 500 रुपया पर डे से कम कमाता है गरीब माना जाएगा, जो भी रेखा है, तो आप उसको 500 से ऊपर ले आते हैं। 501 रुपया भी ये कमा रहा है, 510 रुपया, 600 कमा रहा है, ठीक। दूसरा होता है कि यार गरीब रेखा को हम जो है लोगों को, इतने करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे पहले दिन। कैसे निकालिएगा आप? बोलिए 200 रुपया ज़्यादा जो कमा रहे हैं सब अमीर हो गया, तो ये दूसरा तरीका। उसी तरह सरकारी नौकरी तो आएगी नहीं, सबको पता है। तो अब जो है वो डिफाइन किया जा रहा है कि कैसे होगा। तो यार हम बोल देंगे जो साइकिल चला के वो गुपचुप बेच रहा है पानी पूरी, तो वो बोल देंगे कि भाई ठीक है ये सरकारी नौकरी है, सरकार के उस पे चल रहा है ना भाई, सरकार ने बनवाई सड़क, उस पे जा रही साइकिल, तो सरकारी हो गई, सरकारी जगह पे यदि कर रहा है। समझ रहे बात को? ऐसे ही दुकान यदि आप चला रहे हैं और दुकान में टैक्स जा रहा है आपका, सरकार को जा रहा है, तो उस कारण आप सरकारी हो गए। ऐसे करके भी सबको जॉब देना असंभव है, कहीं पे भी सबको जॉब नहीं दिया जा सकता। कुछ लोग कृषि करते रहेंगे, कुछ लोग बेरोजगार रहेंगे क्योंकि उनको कुछ नहीं आता है। तो तरह तरह के लोग होते हैं समाज में, कुछ बेरोजगार ही रहते हैं, सदैव ही बेरोजगार, क्योंकि उनको काम करना पसंद नहीं है। बाकी फिर सरकार जो है इसी तरह से स्कीम लेके आती है कि नहीं वो तुमको सड़क से उठा करके हीरो बना दूंगा, ऐसे करके एक सरकारी नौकरी दे दूंगा। तो ये चल रहा है। तो पता नहीं अब 1000 रुपया भी यदि ये देंगे तब भी बिहार की जो स्थिति है, ये हर परिवार को यदि देने लगेंगे इनकी हालत खराब हो जाएगी, बजट जो है इनका तहस नहस हो जाएगा। कभी भी आप नहीं देखोगे इन लोगों को सरकारी, ठीक है बहुत अच्छी सोच है, आप सरकारी नौकरी दे दोगे, पैसा जनरेट करने का भी बताओ ना, हम लोगों को रोजगार देंगे, दीजिए। कहाँ दोगे रोजगार? लोटा लेकर के हगने जा रहा है नदी किनारे,
उस आने जाने को रोजगार में डिफाइन कर दोगे। है क्या रोजगार कि अपने टट्टी से आदमी खाद बना ले? ये तो रोजगार नहीं हुआ ना। अब इसको डिफाइन कर रहे हैं, हाँ तो भाई ये हर आदमी कर पा रहा है, इसको रोजगार कह दोगे तो हर आदमी जो है अचानक से जो है वो सरकारी नौकरी उसको इस हिसाब से मिल जाएगी। परंतु दूसरे तरीके तो दिखते नहीं, क्योंकि आपकी सोच में भी हम उद्योग लगाएं, कौन सा उद्योग कहाँ, थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब इसी पे कल मैं बोल रहा था प्रशांत किशोर के बारे में, तो एक कोई जो है आके हमको बताने लगा कि आप जो है प्रशांत किशोर ने बोला कि वो नदियों के बेड पे इधर उधर जो लगाएगा, तो आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं कि ये कैसे होगा। ऑस्ट्रेलिया में नीदरलैंड्स में हुआ है। बोले बढ़िया बात है। तो क्या उसने फिर ज्ञान की बात की मुझसे, बोला कि क्या है ना कि 4 किलोमीटर की नदी को 1 किलोमीटर में बांध दिया जाएगा। 1 मिनट रुकिए, मैं दिखा देता हूं आपको। मैं ऐसे नहीं, आप बोल दो अजीत जी ऐसे कैसे, भाई है ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। और मुझे समझ में नहीं आया कि वो कौन सी तकनीक है जिससे इस तरह का जो है वो काम किया जा सकता है। बट यशस्वी तेजस्वी लोग हैं इस दुनिया में। आ जाओ, मिल जाओ यार। गजब का कोई बेंगलोर का बंदा था, ऐसे नहीं यार, प्लीज डोंट गो। अरे मैं बताता हूँ भाई, वो सुनकर के मतलब मुझे जो है लगा कि नहीं, बहुत तेजस्वी लोग हैं यहाँ पे। विज्ञान पूरा बताया, वो इकोनॉमिक्स नहीं बता पाया, विज्ञान पूरा वो बताया। आ जाओ। जनसुराज वाले एक मित्र थे, लियो प्रोबेबल स्पैम में तो नहीं चला गया। सॉरी मित्रों, मैं बता देता हूँ। वो कह रहा था कि यार 4 किलोमीटर की नदी को 1 किलोमीटर में बांधा जा सकता है। मतलब कैसे, डॉट जिप जाओगे या डॉट रार, कैसे वो जिप ही करना हो जाएगा ना, कैसे करोगे? बोला कि नहीं, उसको प्लेटफॉर्म बना करके उठा देंगे और लॉक कर देंगे, उससे वाटरवेज का भी यूज हो जाएगा। तो ऐसा क्या, उसके बाद इन एंड अराउंड हम इंडस्ट्री बनाने लगेंगे। ठीक है, ये नहीं बता पा रहा है कि उसको उठाएंगे और ये करेंगे फलाना ढिमका। एक एक बांध बनाने में इसको पता भी है, जो बांध 1 किलोमीटर तो छोड़िए, 100 मीटर भी लंबा रहता है, उसके लिए कितने हजार करोड़ की आवश्यकता होती है। वो सब नहीं है भाई। टेक्निक दुनिया में, अजीत जी आंखें खोली, डोंट हेट जनसुराज लाइक दिस, ऐसे करके भाई वो पूरा ज्ञान दे गया बंदा। अभी मिल नहीं रहा था, नहीं तो पूरा विज्ञान वो पूरा लिखा था कैसे ये हो जाएगा। तो थ्योरी में बना रहे हैं वो, ठीक है, वो वैसे चल रहा है। उनकी निर्बलता कभी हमारी ताकत नहीं हो सकती। हम हमारा चुनाव हमारी ताकत पर लड़ते हैं, हमारे परफॉर्मेंस पर लड़ते हैं, हमारी स्ट्रेंथ पर लड़ते हैं, हमारे नेतृत्व की लोकप्रियता के आधार पर लड़ते हैं। और मैं मानता हूं कि बिहार ने लालू जी के शासन को बहुत ढंग से देखा है, और आज भी सब लोग समझते हैं कि लालू राज का वापिस आना मतलब भले सदी बदल गई हो, 21वीं सदी में जंगल राज में जाना होता है। तो मैं नहीं मानता बिहार की जनता किसी भी तरह से दूर दूर तक उनको ये मौका देगी। विपक्ष ये कह रहा है कि 101 सीट पर जेडीयू लड़ रही है, आप 142 सीट पर लड़ रहे हैं, क्योंकि चाहे 29 चिराग पासवान हो, 6 मांझी जी हो, 6 कुशवाहा हो, वो सब आपके साथ ही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये हमेशा आदत रहा है छोटे दलों को अपमानित करना। किसी भी पार्टी को उनकी सीटें बड़ी पार्टी में मर्ज कर गिनाना, मैं मानता हूं छोटी पार्टियों का अपमान है, और कांग्रेस ने शुरुआत से ही ये किया है। इसीलिए कई सारे राज्यों में कांग्रेस आज दिखाई भी नहीं पड़ती है। मैं राज्य गिनाना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। बिहार में कांग्रेस कहीं नहीं है,
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कहीं नहीं है, तमिलनाडु कांग्रेस कहीं नहीं है, बंगाल कांग्रेस कहीं नहीं है। इस तरह से बड़े बड़े राज्य जो देश की लोकसभा का, देश की सबसे बड़ी पंचायत का 50% हिस्सा तय करते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई। ये अप्रोच के कारण ही समाप्त हो गई। कभी उनको राज्य छोटे लगते हैं, कभी उनको पार्टियां छोटी लगती है, और व्यक्ति तो उनके परिवार के अलावे सभी छोटे लगते हैं। तो छोटा कर कर देखना, छोटा कर कर मूल्यांकन करना, इसी ने कांग्रेस पार्टी को ही जाते जाते छोटा कर दिया है। ये बिल्कुल, ये लगातार जो बोला जा रहा था इन लोगों की ओर से कि भाई ये सही में, मतलब ये आप सोच एक बार देखिए कि इनका अपना आज नॉमिनेशन फाइल करने का फर्स्ट फेज का हो गया, ख़त्म, टाइम ख़त्म हो गया, और महागठबंधन कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा कोई ब्रेकअप नहीं आया है। उनको पता नहीं है कि हम कितने सीट पे कहाँ कैसे लड़ेंगे, परंतु उनकी चिंता ये है नीतीश जी आपको 101 सीट दिया हो, 102, मतलब नीतीश कुमार को इतना मूर्ख समझते हो कि उसे समझ में नहीं आता है गठबंधन का मैथमेटिक्स क्या होता है, और तुम शुभचिंतक हो गए नीतीश के अचानक से, तो फिर एनडीए ज्वाइन कर लो। नहीं, एनडीए ज्वाइन नहीं करेंगे, और हम कुछ ऐसा कर देंगे, और हमें ऐसा लगता है हमारे ऐसे करने से यार नीतीश जी बोलेंगे नहीं सेंटर में अब सरकार गिराओ। जो बहुत सारे खलिहर यूट्यूब वाले हैं जो दिन में 4 बार जो सरकार गिरा देते हैं। जून से पता नहीं कितनी बार ये सरकार गिर चुकी है, और नीतीश ने कितने बार जो है खेला कर दिया है वो भगवान जाने। तो ये तो विचित्र है, और मतलब सही तरीके से जो पेला है। और अमित शाह ने नीतीश पे भी एक चीज़ कही है। नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। अभी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं। और अगर आपके विधायक ज्यादा हो गए तो? अभी भी ज्यादा है, अभी ज्यादा ही है। ये बहुत बड़ी हेडलाइन दे रहे हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। अभी भी हमारे ज्यादा है, फिर भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है। हाँ, जैसा पिछली बार तो आपने उनको बनाया था, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था, ये मुझे फडणवीस जी ने भी इंटरव्यू में कहा कि नहीं वो कह रहे थे मत बनाओ, पर बीजेपी ने बनाया। क्या इस बार जो आपने महाराष्ट्र में किया, देखिए, वो कर सकते हैं बिहार में? ऐसा है अंजना जी, राजनीति आपकी टीआरपी के लिए नहीं चल सकती। आप कह रही हो कि भाई आप ज्यादा आए तो क्या, मैंने कह दिया हम ज्यादा आए तो भी ये बने हैं। तो अमित शाह को इंटरव्यू करना मुझे लगता है कि वन ऑफ द टफेस्ट टाइप का होता है, क्योंकि ये आदमी इतना कट टू कट बोलता है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए छोड़ता नहीं। आप बोलोगे कि भाई मतलब कौन बनेगा, तो टेक्निकल बात यही है कि विधायक दल जो है जिसको चुनेगा वो बनेगा। तो नहीं, आपकी संख्या ज़्यादा है, तो बोले संख्या तो अभी भी ज़्यादा है, पर मुख्यमंत्री कौन है, हमने उनको बनाया है, और ये हमारा एक चॉइस है। और चॉइस संभवतः मुझे जो लगता है वो यही है कि अभी भाजपा चाहती है संभवतः कि बिहार में जो भी काम यदि नहीं हुए, एंटी इनकम्बेंसी रहे भी, तो नीतीश पे डायरेक्टेड रहे, क्योंकि भाजपा का कोई नेता है भी नहीं, उसको लेकर के बहुत कोई जो है चर्चा भी नहीं करता, जो भी हो। तो बार बार मतलब मुझे ये भी लगता है कि अमित शाह से आप, ऐसा है नहीं कि पहली बार जा रहे हैं वो, मतलब आपसे साक्षात्कार हो रहा है, पहले भी आप कर चुके हैं, बहुत बार देखा भी होगा कि व्यक्ति कैसा है। उनके यदि वो बोलना नहीं चाहता है तो आप बुलवा नहीं पाओगे। यू कैनॉट फोर्स हिम टू से थिंग्स दैट यू वांट टू हियर, कि नहीं नीतीश तो हो गया, अब ख़त्म है, अब तो भाजपा वालों को मौका मिलना चाहिए, नहीं बोलेगा वो आदमी। नीतीश कुमार पर आपको कितना भरोसा है, ट्रस्ट फैक्टर आपका कैसा है? और मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि 2 बार तो सर उन्होंने धोखा दिया ही आपको। देखिए, नीतीश कुमार जी भारत की राजनीति के बहुत प्रमुख नेता हैं।
और उनके जीवन का पूरा कालखंड कभी वो कांग्रेस में नहीं रहे और कांग्रेस के साथ में रहने का उनका रिकॉर्ड भी कभी भी 2.5 साल से लंबा नहीं रहा। तो मैं मानता हूं कि किसी व्यक्ति के जीवन का अगर मूल्यांकन करना है तो एक बड़े हिस्से को लेकर ही करना चाहिए। और ठेठ समाजवादी नेता हैं, इनके राजनीतिक जन्म से ही कांग्रेस का विरोध करते रहे हैं, जेपी आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं और इमरजेंसी में भी अच्छी खासी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं। तो मैं मानता हूं भरोसा भारतीय जनता पार्टी को तो है ही है, परंतु बिहार की जनता को भी है। यहाँ पे थोड़ा सा फंस गए क्योंकि डायरेक्ट है इसमें क्वेश्चन के बाद धोखा तो दिया, और सही है धोखा तो दिया है, और 2 बार धोखा दे करके वापस आ गए, ये भी सही है। लेकिन हाँ, इसको और कैसे कोई जवाब देता। मतदाता सूची का शुद्धिकरण का दूसरा नाम है एसआईआर। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 2003 के बाद इस देश में ढेर सारे विदेशी नागरिक फर्जी तरीके से देश की मतदाता सूची के अंदर अपना नाम ऐड कराने में सफल हुए हैं। मेरी देश की जनता को सीधा सवाल है, जो बांग्लादेश से यहां है, जो दूसरे देश से यहां है, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, उनको देश की चुनावी प्रक्रिया के अंदर हिस्सा लेना चाहिए क्या? हमारे संविधान ने तय किया है कि मतदाता वही बन सकता है जो इस देश का नागरिक होगा। हमारी कानून ने तय किया है कि मतदाता वही बन सकता है जिसकी आयु 18 साल के ऊपर होगी। तो ये दोनों क्राइटेरिया के आधार पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण करने की जिम्मेदारी और फर्ज दोनों चुनाव आयोग का है। मगर पूरी इंडी गठबंधन को की तकलीफ क्या है? उनको तकलीफ है कि सीमांचल में ढेर सारे घुसपैठिए मतदाता बन चुके हैं। आज चुनाव आयोग के शुद्धिकरण से वो मतदाता सूची से बाहर निकल रहे हैं और उनकी वोट बैंक डिस्टर्ब हो रही है। चुनाव हारने के भय से वो वोट चोरी की यात्रा निकाले थे, मगर अभी मीडिया ही बोल रहा है, राहुल समझ गए हैं कि देश की जनता को पसंद नहीं है, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। ये तो सही है। हमारा एक वोट चोरी को लेके क्वेश्चन भी था। हाँ, ये देखिए एआई वाले से क्वेश्चन था कि वोट चोरी नैरेटिव पे कोई चर्चा हो रही है क्या? तो इनका लिखना मतलब जो एआई बॉट्स हैं वो उनका कहना है कि शुरुआती कुछ हफ्तों में वोट चोरी की कहानी बॉट्स के बीच काफ़ी चर्चा में थी। अब तो वे बॉट्स भी इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं जिन्होंने हाँ में वोट किया है। तो जो इंटरनेट पे चल रहा था, जो मीडिया में चल रहा है, लोग जो लिख रहे हैं, नोबडी इज़ बाइंग इनटू इट। और अचानक से जो हाइड्रोजन बम और फलाना डिमका की बात नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अलग जो है वो बैंड बजा के रख दी कि भाई ये फर्जीवाड़ा जो है कब तक बेचते रहोगे, ये जो बिक नहीं रहा है कब तक बेचोगे, और वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और सीधा एक तो वो चुप करा दिया। अब कांग्रेस बहुत कर रहा है तो वही पोस्टरबाजी में वोट चोर गद्दी चोर, इतना ही हो रहा है उनसे, उससे अधिक जो है वो जा नहीं रहे हैं। और इस बार जो बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं ना कि हरियाणा या महाराष्ट्र टाइप का आपको देखने को मिलेगा स्विंग नंबर ऑफ सीट्स में, मैं उस आकलन की स्थिति में नहीं हूँ। हालांकि जीत जो है मैं अभी भी मानता हूँ कि इसी गठबंधन की एनडीए की ही होगी, परंतु इतने लोग जो डिलीट किए गए हैं ना, और बहुत सारे लोग जो इस भय के कारण कि यदि मैं इसमें नाम जुड़वाने जाऊं या अपील करूं तो पुलिस मुझे आइडेंटिफाई करेगी और मुझे बाहर भेज देगी, इस चक्कर में कई लाख मुझे लगता है कि उन्होंने तो अपना नाम उसमें जो है आगे बढ़ाया भी नहीं होगा, अपील में डाला भी नहीं होगा। इसका प्रभाव पड़ेगा सीमांचल वाला क्षेत्र ही नहीं, बिहार के कई ज़िलों में जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये सब घुसे हुए हैं। आज से नहीं, 71 से, और धीरे धीरे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और वो पार्ट बने हुए इलेक्टोरल प्रोसेस का। उनको यदि हटा दिया जाएगा तो आपको वोटिंग में बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम जो है वो देखने को मिल सकते हैं।
वो तो ये आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये वाला इशू घुसपैठिया का उठाते हैं। चाहे आप हो गृहमंत्री जी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ने भाषणों में घुसपैठिया का मुद्दा उठाया। आपने कितने भेजे, ये वो पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग कर रहा है, और पहली बार नहीं कर रहा है, कई सालों से कर रहा है। दूसरी बात, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अंजना जी आप इस देश की वरिष्ठ पत्रकार के नाते मुझे बताइए, मुसलमान घुसपैठिया हो तो उसको मतदाता रहना चाहिए क्या, क्योंकि वो मुसलमान है? इतनी छोटी सी बात है। राहुल जी इसका जवाब दे दे कि हाँ भाई मेरी पार्टी का नीति है कि मुस्लिम है, घुसपैठिया है तो भी उसको वोट डालने दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। देश की जनता को कहे, बिहार की जनता, देश की जनता निर्णय करेगी। घुसपैठियों में जो धर्म को लाते हैं, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। वो हमारे लोकतंत्र का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। घुसपैठियों का कोई धर्म नहीं होता है। हाँ, घुसपैठियों का होता है धर्म। और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है उसका अमित शाह जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, हालांकि उनको देना चाहिए था कि ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने ही चिन्हित किया कि ये नागरिक नहीं है, तो फिर यदि नागरिक नहीं है तो उसको लेकर के क्या कर रहे हैं आप? आपकी सरकार के मंत्री ने, किरेन रिजिजू, जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे संभवतः, वो मुझे लगता है 7-8 वर्ष तो उस बात को भी हो गए, संसद में बोला था कि संभवतः 2.5 करोड़ जो है इलीगल लोग यहाँ रह रहे हैं देश में। आपने इसको बढ़ा चढ़ा करके विषय भी बनाया है, अभी भी बोल रहे हैं, परंतु उन लोगों को बाहर भेजने की प्रक्रिया क्या है? जब आप कॉन्फिडेंट हो कि हमारे नहीं है, उन निकाल क्यों नहीं रहे आप? या फिर आप इसकी प्रतीक्षा में हो कि सुप्रीम कोर्ट बोल दे कुछ ह्यूमैनिटेरियन, और अभी चुनाव चल रहा है तो हम बोल देंगे, चुनाव में इसको जोर शोर से उठाया जाएगा। चुनाव में 2021 में भी उठाना था आपको, दिसंबर तक आप 2020 के उठाते रहे, उसके बाद फिर अचानक से वो गायब हो गया बंगाल चुनाव के समय में, जबकि सबसे अधिक घुसपैठिए वहीं पे हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि आप निकाल क्यों नहीं रहे। एक किसी ने बनाया था कि अगर 5,000 भी प्रतिदिन भेजे तब भी इनको कई वर्ष लग जाएंगे, जब बहुत सारे, मतलब वो आप मान लीजिए ना 2.5 करोड़ है और 5,000 गुने 300 कर लो, उसके 2.5 करोड़ से डिवाइड कर दीजिए, आपको वर्ष जो है वो निकल जाएगा। इतना समय लग जाएगा, तो क्या कर रहे हैं आप? इस पे तो एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए। ठीक है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि वो रहे, कांग्रेस वाले चाहते हैं, लेकिन उनके चाहने से क्या होता है? होम मिनिस्टर आप हैं, इस पे पूरा का पूरा दायित्व तो आप ही का बनता है, तो आप कर क्या रहे हो? नक्सलवाद के मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि इस बार 2 फेजेस में चुनाव हो रहा है बिहार में। इससे पहले 6 फेज में भी हुआ है, 5 में हुआ है, 3 में हुआ है, 2 फेज में हो रहा है। तो इसी पर मेरा प्रश्न है, क्योंकि आपने आज पोस्ट भी किया है कि 258 नक्सलियों ने खुद ही अपने हथियार डाल दिए हैं गढ़चिरौली और तमाम इलाकों में, हमने देखा है पिछले दिनों बदलाव। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है सर जो ये मानता है कि 2026 की आप मार्च की डेडलाइन दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि उनके क्या ह्यूमन राइट्स नहीं है, आप उनको किस दबाव में डाल रहे हैं, आप उनको बहुत सारे हथियार रखना ह्यूमन राइट होता है क्या? ये कहां व्याख्या पढ़ ली आपने? कोई हाथ में हथियार रखे ह्यूमन राइट है? एक कौन से पुस्तक से ह्यूमन राइट की व्याख्या लाई है? उनके ह्यूमन राइट है, इसीलिए कह रहा हूं कि हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आपके सारे अधिकार मिलेंगे। आप चुनकर गांव के सरपंच बनिए, तहसील पंचायत में आइए, जिला पंचायत में आइए, आपकी आवाज मुखर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हथियार लेकर दूसरों के प्रति हिंसा करना, ये देश का संविधान परमिट नहीं करता है। और अगर हथियार हाथ में है तो उनसे कोई बात नहीं होगी। हथियार डाल दिए, इनके लिए स्वागत है, आइए आप मेन स्ट्रीम में आइए। पूरे नॉर्थ ईस्ट में 9,900 लोगों ने हथियार डाल दिए, सारे लोग अब मेन स्ट्रीम में हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। नक्सलियों से सिर्फ लड़ाई है, उनको सिर्फ ये करना है, या जो इंटेलेक्चुअल्स उनको सपोर्ट करते हैं? इसीलिए मैंने प्रश्न किया था। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स इस देश में हैं जो उनके सपोर्ट में है। क्या गृहमंत्री जी का नजर देखिए, उधर भी है? जब तक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी तक ही इंटेलेक्चुअल सीमित रहेंगे, कोई आपत्ति नहीं। मगर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कर कर नक्सलियों के साथ रिश्ते भी रखेंगे, उनका वित्त पोषण करेंगे, उनको मॉरल बूस्टअप करेंगे, तो आपत्ति में आएंगे। तब उनके खिलाफ भी एक्शन होगा? किसी के भी खिलाफ होगा, आपके खिलाफ भी हो सकता है अगर आप वित्त पोषण करते हैं।
नक्सलियों का जो वित्त पोषण करेगा वो हर एक व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है। आपके भी खिलाफ। अरे यार हेजिटेट मोटा भाई, हेजिटेट थोड़ा सा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ कई बार कि जो चाहते हैं कि अजीत जी आप कंफ्यूज्ड हो इतने, आप उनकी तरफ हो या भाई, तरफ की बात नहीं होती है। अभी मैंने घुसपैठियों पे अमित शाह की नीतियों के बारे में, इस सरकार की नीतियों के बारे में नकारात्मक बोला, परंतु यदि नक्सलिज्म की बात की जाए तो अमित शाह या ये सरकार, मेनली रिस्पॉन्सिबल अमित शाह ही हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा फील कराया कि कोई गृह मंत्री है जिसको आंतरिक सुरक्षा जिसका दायित्व है उसको लेकर चिंता है। और अमित शाह ने पिछले 6 वर्षों में नक्सलियों के सफाई के लिए जो काम किया, हालांकि मैंने इस पे एक पूरा एक अलग वीडियो ही बनाया, मैं आकाश को बोलूँगा कि वो डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दे, अभी ही डाल दे, वो जाके आप देखिएगा कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि नहीं पहले क्या होता था कि हम बात कर रहे हैं, अब क्या है कि उधर जो है बंदूकधारी आदमी आकर के आपके मंत्री से मिल रहा है, आप लेजिटिमाइज कर रहे हो। अमित शाह ने कहा नहीं, बात नहीं करेंगे, हमने कहा मेन स्ट्रीम में आना है, हथियार डालो आओ। देयर वोंट बी एनी नेगोशिएशन कि नहीं हमको इतना एरिया दे दो, हम ये करें ना, हथियार डालो, नॉर्मल आदमी बनो, उसके बाद बात होगी टेबल पे। और जब वो भाषा नहीं समझे, होता है ना, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, ठीक है, या वही 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे बैठे पढ़ते रहे वचन अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर दधक पौरुष से आग राम के शर से। तो वही है कि पहले बोला गया कि भाई आ जाओ, जब नहीं तो उसके बाद भय विन हो न प्रीत, तो भाई उसके बाद पिलाई करने के लिए जो योजना बनाई, ड्रोन साइटिंग, एआई डालो, साला पैटर्न पता करो इनके मूवमेंट का, इनका फंडिंग चोक करो, जो इनको इंटेलेक्चुअल फायर पावर देते हैं उन सबको जेल में डालो, पेलो इनको, 2-4 को पकड़ो, तीसरों की ऐसे ही फट जाती है, वो करो। स्टेट पुलिस को जो बाकी 3-4, अब सीएपीएफ है, सीआरपीएफ है, अन्य अर्धसैनिक बल हैं, स्टेट की पुलिस है, सब अपने अपने साइलोज में काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं चल रहा है, सबको एक पेज पे लाओ, सिट डाउन टुगेदर, सबकी अपनी अपनी अहमियत है, बढ़िया से काम करो, टेक चाहिए टेक देंगे, बंदूक बढ़िया चाहिए बंदूक बढ़िया देंगे, इन सालों को पेलो और सरेंडर करवाओ। वो करते हुए जो इस तरह की समस्या होती है ना, इसमें आप डेडलाइन नहीं दे सकते हो, लेकिन इस सरकार ने दिया कि 31 मार्च 2026 नक्सल मुक्त भारत होगा। और लगभग अब आ गई ना, ये माओवादी सब आ गए कि भाई ठीक है, हम जो है हथियार डाल रहे हैं, हम नहीं करेंगे, लेकिन हमें पेलो मत। नहीं, सबके सबा हथियार, आत्मसमर्पण करो, उसके बाद बात होगी। इस पे नो डाउट इस सरकार ने जितना काम किया है, उस पे जितना बोला जाए वो कम ही पड़ जाएगा, क्योंकि नक्सलियों ने जो मतलब पैरेलल चल रहा था ना, कि देश एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट जिसके पास तरह तरह के वेपन से सरकारी कर्मचारियों की हत्या कर रहा है, नेताओं की हत्या कर रहा है, हर तरह के लोगों की हत्या कर रहा है, ह्यूमन शील्ड बना करके प्रयोग कर रहा है, बहुत बड़े क्षेत्र पे सरकारी लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, वहाँ विकास नहीं होने दे रहा है। और फिर दूसरी तरफ ये दंगाई हैं, रेडिकल्स हैं। तो एक फ्रंट नहीं है जिस पे, अब नक्सलियों को यदि हम हटा दें, इंटेलेक्चुअल फायर पावर जो दे रहा था उसको हटा दे, तो केवल अब बचेगा रेडिकल्स। तो आप फोकस्ड हो सकते हो उस पर कि भाई इनका मैकेनिज्म क्या है, इनको कैसे पेला जाए, ये कहाँ से इस तरह की शिक्षा लेकर के आ रहे हैं, उस पर आप केंद्रित होकर के यू कैन मेक सम प्लान्स, और फिर जो है उनको फिर टारगेटेड ट्रीटमेंट उसको भी दे सकते हैं। यूं तो ये कैंसर है जिसका कोई क्योर मतलब कहीं पे मिला नहीं है, विदेशों में भी नहीं। क्योर यही है कि कंसंट्रेटेड जो है लेजर थेरेपी जो है उस तरह से दो, और
स्मोक देम आउट और उसके बाद वेपराइज देम, इस टाइप की टेक्निक जो है वही काम करती है। जूतों के नीचे दबा करके रखो तभी रेडिकल्स जो है, लेकिन वो सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, दे टेंड टू गो इन हाइबरनेशन, और फिर वो सर उठाएंगे 20 साल बाद 30 साल बाद वो उठाएंगे। तो अब क्या है कि बाकी जगह पे इनको मतलब पेलने का कोई हमारे पास है नहीं मॉडल जिसको भारत में रेप्लिकेट किया जाए। अब हो सकता है कि भारत यदि नक्सलियों से मुक्ति पा रहा है, इस तरह के आर्म्ड रेविलियन से, माओइज्म से, तो हो सकता है उनके पास रेडिकल्स को भी ट्रीट करने का अलग कुछ होगा, इन्होंने बना के रखा हुआ होगा। और इस इंटेंट पे मुझे कभी भी भाजपा पे या अमित शाह पे, नरेंद्र मोदी पे कभी भी कोई संदेह नहीं होता कि ये लोग आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में, मुझे नहीं लगता है कि वी नीड टू डाउट देम। दे हैव प्रूवन अगेन एंड अगेन कि भाई इस पे एकदम एक सूत्री एजेंडा है कि इनको बर्बाद कर दो,